प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज में आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो बात हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले नून से शीन तो ना निकली, लेकिन तहरीक से तरीन निकल आया। आगे कुआं पीछे खाई, इमरान खान फंस गए। रिंग रोड स्कैंडल में फंसी हुकूमत को बड़ी परेशानी ने घेर लिया। जहांगीर तरीन ने इमरान खान की अथॉरिटी चैलेंज कर दी। विफाक और पंजाब असम्बली में अपना ग्रुप बना लिया। हुकूमती हल्के घबराहट का शिकार। इमरान खान से वफादारी साबित करने के लिए तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने ट्विटर का महाज संभाल लिया। चीनी माफिया के खिलाफ नया शिकंजा तैयार। राजा रियाज के शहजाद अकबर पर बराह रास्त हमले। क्या हुकूमत को बजट पास कराने में नाकाम करने के लिए तरीन ग्रुप कामयाब होगा? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बड़े बड़े दावे करने वाली नैब सबूत फराहम करने में नाकाम। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद नून लीग को रिलीफ मिलने का सिलसिला। और इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को रगड़ कर रख दिया। एहतसाब का इदारा दावों तक महदूद। नून पर हाथ हौला। खान के गिर्द घेरा तंग। आखिर माजरा क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और अहम इशू जिस पर हम बात करेंगे, चेयरमैन नैब ने आटा, चीनी और रिंग रोड के स्कैंडल्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया। क्या नैब रिंग रोड केस में जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर और दूसरे बड़े बाअसर अफराद के खिलाफ तहकीकात की सकत रखती है? ये एक अहम सवाल है। या बाकी स्कैंडल्स की तरह मुल्जिमान क्लीन चिट हासिल करके विक्ट्री के निशान बनाकर वापस आ जाएंगे? इस पर डिस्कशन का आगाज करेंगे रऊफ क्लासर साहब से। और क्लासर साहब, सबसे पहले हम मेरे ख्याल से बात करेंगे ये जो एक मज़ेदार सिचुएशन सामने आई है कि पीडीएम को तोड़ने की बातें करने वाले, फिर ये बात हो रही थी कि नून से शीन निकल आएगी। तहरीक इंसाफ से अच्छा खासा बड़ा ये एक धड़ा निकल आया है तरीन, और ये तो फिर पूरी शो ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, एवरीथिंग इज देयर। मुझे याद है 1985 की जो असम्बली थी, उस वक्त जब जनरल ज़िया ने इलेक्शन करवाए थे नॉन इलेक्टेड पार्टी पे, तो हम भी ये समझते थे कि अपोजिशन यहाँ से कहाँ से निकलेगी। सारे पार्टीज तो हैं नहीं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज तो बैकआउट करके बैठी थी, अपोजिशन निकल आई थी और वहाँ पे ग्रुप भी बन गया था उन्होंने। बल्कि ख्वाजा ये सफदर साहब थे, उनको इलेक्शन हरा भी दिया था उन्होंने। और ये फ़खर इमाम जो है, अपोजिशन ने अपना बनवा लिया था, अपना स्पीकर बनवा लिया था। ये अगर सो माजी में इस तरह की चीज़ें होती रही हैं कि हुकूमत पे बैठने वाले भी लोग जो हैं अपोजिशन के रैंक्स को जब उन्होंने ज्वाइन किया तो अच्छी खासी पॉलिटिकल वहाँ पे जोड़ हुई। हम तो अपनी बात करेंगे आमिर साहब में। मेरा ख्याल है अगर फ़ोन पे हमारे साथ इसाक खाकवानी साहब अगर मौजूद हैं तो बेहतर ये होगा, अगर लाहौर में बैठे हुए हैं और खाकवानी साहब जहांगीर तरीन साहब के बड़े करीब हैं तो उनसे ज़्यादा हमें मेरा ख्याल है बेहतर कोई इंसाइट नहीं दे सकेगा। खाकवानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब, वो सर एक दफ़ा फिर आपने फटा डाल दिया, यकदम आते हैं 2-3 हफ्ते बिल्कुल टुब्बी मार के वो पानी में आप लोग खामोश रहते हैं और ऑल ऑफ सडन एक नया स्टॉर्म, एक नई चीज़ें। कल हमने देखा कि एक आपका नया ग्रुप, पार्लियामेंट्री ग्रुप बना दिया आप लोगों ने, और फिर आज उसकी बाकायदा एक यहाँ रिपल्स हैं, यहाँ पे ट्रेंड चल रहे हैं कि आई स्टैंड विद इमरान खान, वजीरों की तरफ से चल रहे हैं। तो समझा ये जा रहा है कि शायद आपकी पहले वाली जो डिमांड्स थी वो तरीन साहब की नहीं मानी गई, तो उसके बाद एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ गया आपके रैंक्स एंड फाइल्स में। तो आपने कहा कि मजीद फर्दर जाके इमरान खान साहब का बजट का मौका आ रहा है, दोनों असम्बलीज में हम पास नहीं होने देंगे। ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे कि अचानक बैठे बैठे पार्लियामेंट्री ग्रुप क्यों बना लिया सर आपने? साहब, मेहरबानी, आपने इतना लंबा सवाल किया। तो असल में ये खुद साख्ता वार है जो सीएम सेक्रेटरी पंजाब ने की कारस्तानी है। इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। और उन्होंने जो कुछ एक चीज चल रही थी सही जगह पे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये वादा किया था सबके सामने कि मैं अपने मुखालफों का भी कभी गलत काम नहीं सोचता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करता, मैं अपने बंदों के खिलाफ कैसे कर सकता हूँ। लिहाजा उन्होंने कमेटी बना दी। एक आदमी को उन्होंने कहा कि भाई आप ये हमारे लिए ये चीज अपना अली जफर साहब को कि आप ये करके ले आए, रिपोर्ट बना के ले आए। वो अच्छा बड़ा काम चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पंजाब से इन दोस्तों को जो हमारे साथ आकर अब कई वजूहात की बिना पर मिले थे, सिर्फ जहांगीर खान की दोस्ती और उनके साथ ज्यादती की एक वजह भी थी, प्लस उनके अपने 3 साल के अंदर उनके साथ जितनी ज्यादतियां और महरूमियां थी उनकी वजह भी उनके साथ थी। और वो सब इकट्ठे होकर नहीं, उनके साथ क्या ज्यादतियां हुई? मतलब आप बड़ी नई बात कर रहे हैं। पहले तो हम सुनते थे तरीन साहब की, तो चलो बात समझ में आती है।
ये जो ग्रुप है उनके साथ क्या ज्यादतियां की हैं? बुज़दार साहब ने की हैं, इमरान खान साहब ने की हैं, किसने की हैं और किस किस्म की ज्यादतियां हुई आपका ख्याल है? ये यहाँ पर पार्टी का काम करने वाला कोई एक आदमी भी नहीं है। न वफाक के अंदर कोई काम करने वाला है, न सूबे में काम करने वाला है। पंजाब में केपी का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उसका पता नहीं, ना मैं उधर कोई ज्यादा लोगों से कोई राब्ता रखता हूँ। यहाँ पर कम अज कम कोई आदमी नहीं है जो लोगों की तकलीफ रफा दफा करने के लिए कोई काम करे। अच्छा, यहाँ पर नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग अपने अपने मसले पे घिरे रहते हैं और खगानी साहब, सुनने वाला नहीं होता। आमिर मतीन बोल रहा हूँ माजरत के साथ। क्लास साहब पूछ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं और आपके बाकी साथी भी कह रहे हैं कि पंजाब में हमारे साथ जो है वो जुल्म किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक वाक्य बताएंगे किसी थाने कचहरी का किसी एक आपके एमपी एमएलए के खिलाफ हुआ हो? या एक तो सबसे बड़ी बात है आमिर भाई कि एक बहुत बड़ा आलाकार एक चीज पैदा हुई है पाकिस्तान में सन 85 के बाद, जब अपना प्राइम मिनिस्टर थे जनेजा साहब मरहूम, उन्होंने लोगों को डेवलपमेंट अपने इलाके के लिए फंड मुहैया करने की एक स्कीम बनाई। वो आज तक जारी है। कई लोग उसको बुरा कहते हैं, कई बहुत सारे लोग उसको अच्छा समझते हैं। बिलशमूल मेरे कि इलाके के जो हालात हैं वो हम ज्यादा जानते हैं, ना कि प्लानिंग कमीशन का जो सुपरवाइजर है या डिप्टी सेक्रेटरी है वो नहीं जानता। हम ज्यादा समझते हैं, हम लोगों की नब्ज हमारे के साथ ज्यादा उनके साथ ताल्लुक है और हमें इलाके का हर चीज ज्यादा पता है। वो जो है फंड वो आलाकार बने हैं, आजकल की हुकूमत भी वही कुछ कर रही है और वो क्या करते हैं, अपने पसंदीदा लोगों को ज्यादा नवाजते हैं या अपने इलाके में जिसमें से वो मालिक होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं या सीनियर वजीर होते हैं, वो अपना माल वहाँ ज्यादा खर्चते हैं ताकि हमारा मुस्तहकम और वोट बैंक। और बाकी जो बेचारे यतीम गुरबा जो कोई थाने की शिकायत तो नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स की ये इतलाएं आ रही हैं कि आपका जो ग्रुप है उसके एमपी एमएलए के डेवलपमेंट फंड्स रोके जा रहे हैं? कोई ऐसा वाकया तो नहीं है कि थाने बुला के किसी को ज़दकोब किया गया हो या बदतमीजी हुई हो? नहीं, इस तरह काम नहीं होते। मेंबर ऑफ सूबाई असेंबलियों के साथ इस तरह काम कोई नहीं करता। वो करते क्या है कि एक तो फंडिंग रोक लेते हैं, दूसरे जो अपना इलाके में अफसरान हैं उनको कह देते हैं कि भाई फलां आदमी का काम में जरा उजरत करनी है, बाकियों के काम के लिए कुछ नहीं करना। तो वो बंदे 1 मिनट में इलाके में पता लग जाता है कि कौन इस वक्त बाअसर है, कौन और बेअसर है। एक ये अच्छा हो गया, क्लैरिफाई हो गया। मेरा एक कंफ्यूजन दूर कर दें, आज ये मेरा नहीं, ये सारों का आपके जो हम ख्याल ग्रुप है उसके कंफ्यूजन नज़र आ रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं सर ये पंजाब गवर्नमेंट है जो तंग कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही। फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब वो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द लोग हैं। शहजाद अकबर साहब का खास तौर पे राजा रियाज साहब ने बहुत ज़्यादा नाम लिया है, मगर प्राइम मिनिस्टर अच्छे आदमी हैं, उनके इर्द गिर्द लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। फिर एक तरफ बगावत, ये पूरी बगावत है कि आपने एक अपना हम ख्याल फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, वर्चुअली बन गया है। साथ में कहीं आप लोग कह रहे हैं कि जी हम तहरीके इंसाफ का अभी भी हिस्सा हैं। तो यह लड़ाई है या सुलह है? ये दरमियानी जो रास्ता ये नहीं समझ आ रहा। ये जो लोग सियासत करते हैं और सियासत के तंग अपना वो देखते हैं, फल अपना पेश देखते हैं, उनको जरा ज्यादा पता लगता है कि उन्होंने क्या करना है। ये नहीं होता कि घर में लड़ाई हो तो सारे माँ बाप के साथ फौरन जाकर लड़ाई शुरू कर दे। वो नाराजगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। नाराजगी यकदम नहीं होती कि जाके किसी के सर पे खुदा न खास्ता कोई वार कर दे। ये हुआ ये है कि इन लोगों को, जो कि अली जफर साहब की कमेटी बनने के बाद इन लोगों का भी यहाँ पर सलाम दुआ में इजाफा होना चाहिए था। वहाँ यहाँ सीएम सेक्रेटेरिएट में कोशिश करके कई एमपीए से बात की कि आप नाराज हैं तो हम आपके लिए ये मराद दे सकते हैं, आप इस ग्रुप को छोड़ें और हमारे पास है। ये इन लोगों ने कल रात जब खाना हुआ तो वहाँ सब हजरात ने अपने अपने
चीजें बताई कि मुझे ये ऑफर हुआ है, फलाने बंदे ने मुझे रिंग किया है, और ये फिर उन्होंने हमें ये कहा कि ये ग्रुप छोड़े तो हम आपके लिए ये खिदमात पेश करेंगे। और जब उन्होंने काम नहीं किया तो एक आदमी, आप कह रहे थे ना बताएं, तो एक MPA है उसके खिलाफ उन्होंने FIR कराई है किसी के सिलसिले में। दूसरे MPA साहब को के खिलाफ ये किया कि उसने कोई अपना मंजूर नजर अफसर लगवाया हुआ था तहसील में, उसको उन्होंने चेंज कर दिया और उसको हो गया। पहले तो मंजूर नजर लोग लगने नहीं चाहिए असूली तौर पे, अगर लगाए हैं तो उसको ये वक्त नहीं था उसको तब्दील करने का, क्योंकि आपने लोगों में एक बदली और एक फेडरल गवर्नमेंट के फैसले की खिलाफ वर्जी की। तो अच्छा, और इसी तरीके से लोगों को ये नहीं कहा जाता कि आए आपको इतने पैसे फंडिंग के लिए देंगे अगर आप फलाना काम करें। ये जो तरीकाकार है ये आपस में नाराजगी और लड़ाई कराने के, और ये अच्छा खान साहब बाकी तो चीज को समझते नहीं है। खान साहब बाकी तो बातें चले समझ में आती हैं, दो चीज़ों पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। एक तो आउन चौधरी साहब हैं, वो इमरान खान साहब के वो बहुत करीबी थे माशाल्लाह, उनकी मतलब है वो कहते हैं ना जैसे मुहावरतन कहते हैं नाक का बाल थे। ये आउन चौधरी साहब को भी शिकायतें हैं वज़ीर आला पंजाब से, इमरान खान साहब से कि जनाब के उनको भी डेवलपमेंट फंड नहीं मिल रहे, उनको भी कोई उनके काम रुके हुए हैं या उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया। ये आउन चौधरी साहब की मुझे समझ नहीं आ रही, जो आपके ग्रुप में आके बैठते हैं और ये थोड़ा इस मिस्ट्री पे डाले, या जहांगीर साहब की मोहब्बत में आते हैं। जी जी, एक तो उनके जहांगीर खान के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की इक्वेशन है और ताल्लुक है। अब ये किसी की किस्मत है कि अगर कोई किसी के साथ साथी बन जाए तो आप उसको जिस यहाँ से देखें, आपके वो अपने दानिश में जो भी आप समझें, अगर एक आदमी एक दूसरे के साथ मिलके और इतने बड़े ओहदे से अलग होकर वो बात करता है तो यार उसके अंदर कोई चीज़ तो होगी ना जनाब, कि उसके ज़हन में कोई किसी के लिए मोहब्बत है या अखलाक है या कोई ये समझता है जाती। दूसरी बात यह है आपको डबल क्रॉस तो नहीं किया जा रहा सर, उस ग्रुप के अंदर की मीटिंग्स की खबरें बाहर लीक की जाए। चौधरी साहब का दूसरा जो छोटा भाई है वो इस वक्त सिटिंग MPA भी है और वो भी इस ग्रुप में शामिल था, और आकर वो भी इस 31-32 बंदे जो हैं इनमें शामिल है और वो भी कल मौजूद थे। सबने बताया है कि हमारे साथ ये किया जा रहा है, और एक सीनियर बंदे ने खड़े होकर कहा कि ये जो हमारे साथ उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हमने उसको 2-3 दफा मिलने के लिए बात की है कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से बात मिलकर कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने हमें टाल दिया और 3-4 दिन से हमें उन्होंने मिलने का मौका और ये टाइम फराहम नहीं किया। तो वो इस चीज पे काफी लोग नाराज थे कि अगर आजकल हमारे साथ ये हाल है तो कल को क्या करेंगे। आप खान साहब ये कह रहे हैं, जो मुझे थोड़ा सा समझ आ रही है कि जहांगीर तरीन साहब के अगर इशू तो अपनी जगह पे है, उससे हट के तमाम लोगों के कुछ ज़ाती पर्सनल इश्यूज हैं जो ऑफ कोर्स समझ में आने वाले। किसी को डेवलपमेंट फंड नहीं मिला, किसी के कहने पे क्लाउड काम हुआ है, और उस डेवलपमेंट फंड्स पे तो आपको ही पता है, अगेन यू मे बी एक्सेप्शन जो कि आप हैं, बाकी MNAs मोस्टली जो है MPs पे इल्ज़ाम लगते हैं कि कट लेते हैं 15-20% जो है ना डेवलपमेंट फंड में पैसे मिलते हैं, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा जोर उसी पे दिया जाता है कि डेवलपमेंट फंड हमें नहीं मिल रहे। या जैसे राजा रियाज साहब का कहा जाता है उनको वजारत नहीं मिली, वो फ़रूख हबीब साहब हैं उनको वजीर बना दिया, उनको ये ग्रीवेंसेज हैं। आपने भी खुद बताया बाज़ से वज़ीर आला साहब नहीं मिलते, बाज़ की वो नहीं सुनते। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये सारे अपने ज़ाती ग्रजेस लेके जहांगीर तरीन साहब का कंधा यूज़ कर रहे हैं या जहांगीर तरीन साहब उनका कंधा यूज़ कर रहे हैं। सर ये आप ये समझें कि जब आप एक घर को किसी शिफ्ट में चलाने की कोशिश करते हैं, और ये पार्लियामेंट जो है वो ये भी एक घर है, अगर इसके अंदर ऐसे बंदों को मौके और दफातर मुहैया किए जाएं जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन ना हो पार्टी के लिए, तो दूसरे बंदे जिन्होंने काफी अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं उनके दिल में कोई खटन तो होती है जनाब। अगर आप 20 साल से अगर एंकर हों और कल को आपको कहेंगे आप एंकर से नीचे कोई ओहदा ले लें और वहाँ पर भी काम करें, तो आपकी दिल शक्ति तो होगी ना, हौसला अफजाई तो नहीं होगी ना जनाब। तो इसी तरह मेंबरान हजरात को जब तकलीफ होती है उनके वोटर्स से तकलीफ होती है। वो बिल्कुल आप सही अच्छा। कह रहे हैं। शायद इन्होंने उसके ऊपर जाना है, आप आएंगे तो जाना नहीं, अभी टाइम है। अभी मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तरफ तो जंग का ऐलान हो गया और ये भी धमकी आ गई है कि शायद वोट नहीं देंगे या एब्सटेन करेंगे। दूसरी तरफ जो है जब अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके कुछ हजरात ने ये कहा है कि 2 MPA थे, उनको मैं सुन रहा था
बदामी साहब के शो में रात उन्होंने कहा है कि हमें जहांगीर तरीन कहेंगे तो हम पार्टी भी छोड़ देंगे, हम जो कहेंगे वोट नहीं देंगे। काफ़ी आपके मेंबरान ये भी कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हमारी इतला आती है, सवाल सुन लें, सवाल ये है अपना आमिर मतीन साहब, ये अपना पुलिस की या अफसरों की रेजिमेंट तो नहीं है ना। हर बंदे का अपना हक है, वो आजाद ख्याल के लोग हैं, जो मर्जी के हैं। आपने इनको कोई डिसिप्लिन करके इनको किसी लाइन में तो नहीं खड़ा करना। इन्होंने एक ने मोहब्बत से कहा कि मुझे अगर कोई इस्तीफा दे दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब उसको क्या कहे, उसको कोई आप उसको जाकर उसके साथ कोई रोक टोक करेंगे या उसके साथ आप नाराजगी का इजहार करेंगे? नहीं, वो बिल्कुल करें। मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा सवाल ये था कि अगर इतनी लड़ाई करने जा रहे हैं तो बीच में एक दो हजरात हैं जो कि वजीर भी हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, कम से कम वो फॉर स्टार्ट वहाँ से तो रिजाइन करें ना। साथ में हुकूमत का हिस्सा है, वो पार्टी का नहीं है, हुकूमत का हिस्सा भी है और ये लड़ाई भी जारी है। ये आपकी सोच है और वो लोग इसकी सोच से मुत्तफिक नहीं है। वो समझते हैं कि मैं वजीर हूँ तो क्या मैं वजारत की वजह से आप मेरी जो जहन है और जो मेरी सोच है उस पर आप पहरा लगा देंगे। वो समझते हैं कि नहीं, ये चीज गलत हो रही है। पहले लोग एक ऑफिस लेकर उसे लेकर कोई बात नहीं करते थे और नौकरी करते थे, और अगर वो उसको आप बुरा समझते थे उस वक्त। आज वो अगर खड़े होकर बात करते हैं तो आप कहते हैं वजीर अपना वजारत छोड़ दे और करे बात। क्यों वो अपना वो करेगा जब भी उसको जरूरत पड़ेगी? अगर आपके पास इतनी ताकत है तो आप उसको चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं निकाल देता अपने कैबिनेट से? आप ये भी तो सोचे ना। ये सिर्फ आप उस तरफ क्यों सोचते हैं कि जी ये बंदे को इस्तीफा देना चाहिए? आप कहें ना कि हुकूमत के पास इतनी ताकत है और अल्लाह करे उनके पास इससे भी ज्यादा ताकत हो, वो अपने बंदों को, एडवाइजर को और चीफ मिनिस्टर की अपनी टीम को, मिनिस्टर्स को हटा दे। बहुत शुक्रिया आपका या खकवानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने व्यूज़ जो है हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, हमें ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापस आकर हम ये भी बात करेंगे कि इस लड़ाई का मंतकी अंजाम क्या निकलेगा। और आज तरीन ग्रुप के कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई है वज़ीर आला पंजाब से, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा नैब से मुतालिक भी कुछ डिस्कशन करनी है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर मतीन साहब, इसाक खाकवानी साहब की बातों का एक तो अहाता किस तरह से करेंगे, क्या उनकी बातों से लगा? और एक और आज अहम चीज़ हुई है, आज मुलाकात हुई है तरीन ग्रुप के कुछ लोगों की वज़ीर आला पंजाब से। तो एक तरफ इतना ज़्यादा गिला किया जाता है, दूसरी जाने पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए दबाव, फिर अब ये मुलाकातें, इन मुलाकातों से क्या निकलेगा? ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं? बात यह है कि अभी खाकवानी साहब की बातों से भी जो अंदाज़ा हो रहा है कि ज़्यादातर लोग जो इस ग्रुप में है ना, उनकी ज़ाती ग्रीवेंसीज हैं। और ये बजट के मौके पे अक्सर होता है, हर कोई लेके आ जाता है जी मुझे मेरे इलाके में ये वाली नाली बना दें, वो आ दें, कमीशन के मसाइल, ये वो बुला बुला होते हैं। फिर काफ़ी सारे लोग हैं, ये इनमें से ये जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं, इनका 3 साल में किसी जगह नज़र नहीं आए। इनमें से ज़्यादातर लोग निगलेक्टेड महसूस करते हैं। तो उनको कुछ को टेंशन चाहिए, कुछ को स्कीमें चाहिए, कुछ को डेवलपमेंट फंड चाहिए, कुछ को इख्तियारात चाहिए, कुछ को वजारतें चाहिए। सो काफ़ी सारे तो इस तरह के। मगर एक और तबका भी आप देखें ना, इसका इखलाकी पहलू देखें कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे जहांगीर तरीन साहब के जनाब ये इंसाफ किया जाए, क्योंकि पहले ये कहा तो उन्होंने कहा जी चलें ठीक है, हम ये जो है अबू बकर खुदाबख्श को इंक्वायरी दे देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, वो अभी भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा जी अली जफर साहब को लगा दिया गया है। अली जफर साहब ने अपनी रिपोर्ट अभी पेश नहीं की, तो ये नई धमकी आ रही है कि फॉरवर्ड ग्रुप बना दिया और हम बजट में वो नहीं देंगे। तो बात यह है कि कोई नजरियाती लोग तो नहीं है कि ये सियासी तौर पे नजरिया लेके चले हुए हैं। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स आए थे, जिनके मुतालिक हम कहते थे कि जनाब ये इनको अपना पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए है। तो वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांग रहे हैं कि हमें ये टांग में से ना एक चिचड़ा निकाल के दे, ये हम खाना चाहते हैं। तो वो एक सिलसिला है। तो बाकी ये है कि आप देखें ना, ये चीनी माफिया के बिलियंस एक स्टेक पे हैं। तो ये चमक की बात है। असल में कुछ लोगों को सीधा सीधा चमक है, उनको पता है कि यहाँ अरबों रुपए के स्टेक्स में है,
1-2 अरब अगर खर्च भी हो जाए और कुछ लोग बना भी लें तो उनको नज़र आ रहा है कि 2 साल में शायद नहीं बनाई जाएंगे, मगर ये पैसे की एक चमक की एक आप देखें वैल्यू है कि आप पूरी गवर्नमेंट आप गिरा सकते हैं। अब यहाँ पे इस वक्त कहने को अगर बजट ना पास करवा सके पंजाब में और इस्लामाबाद में तो ये हुकूमत गिर सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये आइंदा चंद दिनों में ही पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली धमकी है या इनको अपीज वगैरह करके वो बिठा लेंगे या कर लेंगे। मगर लेट से कि एक्सट्रीम एक हो जाता है जो कि जिसका मुझे अब कम इम्कान लग रहा है क्योंकि आखिर में ये बैठ बूट जाते होते हैं। पर लेट से कि अगर बजट नहीं पास करा पाती गवर्नमेंट तो उसके बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। इमरान खान साहब जो है असम्बली भी तोड़ सकते हैं, पंजाब की वो भी जा सकती है, तो नए इलेक्शन की तरफ जा सकती, कुछ भी हो सकता है। तो ये अभी देखना है कि ये इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट पे इन लोगों का रिजॉल्व, जहांगीर तरीन की ताकत, इमरान खान की ताकत, फिर लिमिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये तो कहा जाता है ना कि ये गवर्नमेंट जो खड़ी हुई है ये वोटों पे नहीं खड़ी हुई है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पावर पे खड़ी हुई है। तो क्या उनकी ये भी उनके इख्तियारात भी चैलेंज हो गए हैं कि आया वो बनाते हैं गिराते हैं, इन चंद बंदों को कंट्रोल कर सकते हैं या वही इनके पीछे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। सो ये जो एक बिल्कुल एक ओपेक किस्म का एक कंफ्यूजिंग किस्म का सिनारियो था ना, ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि बजट के इर्द गिर्द ही ये खुल के सामने आ जाएगा। और वैसे आप देखें कि अगर इमरान खान वो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि वो ये कह रहे हैं कि इसको इंक्वायरी को ख़त्म करें, उनको इंसाफ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं ये केस ख़त्म करें क्योंकि ये केस बड़ा सख्त नौयत का है। चीनी वाला मामला नहीं है, ये जो FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड का केसेस हैं, इसमें जहांगीर तरीन साहब पहले भी ये जराइम कर चुके हुए हैं। सो ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है वो। तो ये उनको नज़र आ रहा है कि जनाब ये अगर केस गया आगे कोई भी कर ले तो ये फंस सकते हैं, तो वो चाहते हैं बस ये ख़त्म करें इसको ये करना चाह रहे हैं। भाई सबसे पूछते हैं ओन चौधरी साहब का बड़ा रोल है, मैं लास्ट ही कह दूँ ओन चौधरी साहब का क्या रोल है जी। ओन चौधरी साहब का ये रोब है कि वो सियासी नहीं, वो इतने करीबी आदमी रहे हुए हैं कि उनके पास प्राइम मिनिस्टर के घर की कुंजियां रही हुई हैं। वो उनकी तमाम ज़ाती सीक्रेट्स का जो खजाना है उसकी कुंजी उनके पास है। तो ये सीधी सीधी ओन चौधरी साहब का आना वो एक ब्लैकमेलिंग है कि भाई साहब वो जाहिर है जहांगीर तरीन साहब के पास भी बड़े राज होंगे, ओन चौधरी साहब के पास राज है, वो ये कह रहे हैं उस लेवल तक जा रहे हैं कि जनाब ये अगर ना किया गया। अब देखना है कि इमरान खान साहब वो जो कहते हैं कि ब्लैकमेल नहीं होगा, होते हैं कि नहीं होते। अच्छा क्लासेस साहब, पंजाब की सिचुएशन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई। अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली रिंग रोड के तनाजुर में भी देखें, एक तरफ रिंग रोड स्कैंडल है, एक तरफ जहांगीर तरीन ये ग्रुप है जो कि, और हदफ कौन है, पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब, बेनिफिशरी कौन नज़र आ रहे हैं आपको, और क्या इसका कोई फ़ायदा, ये जो रिंग रोड स्कैंडल है इसका कोई फ़ायदा इन द लॉन्गर रन जहांगीर तरीन को और उनके इस मौक़िफ़ को होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? जहांगीर तरीन साहब को साफ ज़रिए से इमरान खान साहब कई महाजों पे घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा जो भी ईंट उठाते हैं ना, नीचे से उनका कोई दोस्त निकल आता है, उनका कोई डोनर निकल आता है, कोई ATM निकल है। जो इमरान खान साहब के अगर पिछले 2.5-3 साल देखें, उनके लिए बिग थ्रेट जो है ना वो अपोजिशन नहीं रही। जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि एक इनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खुलकर सपोर्ट दी गई। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मदद की इमरान खान साहब की। मेरा ख्याल पाकिस्तानी के आप 72 सालों में देखें ना तो जितनी मैसिव और अनकंडीशनल सपोर्ट इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने दी है, आज तक मुझे तो कोई मेरी उसमें तो नहीं आ रहा, मैंने जो पढ़ा भी है या लिविंग मेमोरी खुद भी मैं कोई देख रहा हूँ इस्लामाबाद में 24 साल से, इतनी किसी हुकूमत के साथ एक नहीं रही। उन्होंने सबको मैनेज करके दिया है, अपोजिशन को भी उन्होंने मैनेज करके दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, इवन मीडिया हाउसेस को उन्होंने मैनेज करके दिया, एंकर्स को उन्होंने करके दिया, कॉलम निगारों को। किसी से भी इमरान खान साहब को छोटी सी भी शिकायत हुई है ना तो फौरी तरह बच्चे की तरह शिकायत लगाएगी, और वहां से भी बैठे हुए उन्होंने फौरी तौर पर इवन ट्वीट्स, बाद जर्नलिस्टों ने अगर ट्वीट्स भी किए हैं तो उसमें भी इमरान खान साहब ने उनको बड़े भाइयों को कहा है कि जनाब ये देखें ट्वीट्स डिलीट करवाएं। वो ये काम भी करते रहे हैं, यहाँ तक भी मैनेजमेंट होती है। इससे ज़्यादा क्या करते कि सहाफ़ियों को, बड़े नॉन सहाफ़ी हैं, उनको फ़ोन करके उनको थ्रेट करके उनके ट्वीट्स उनको डिलीट करवाए जाते थे। उसके बावजूद भी पता यह चलता है कि इमरान खान साहब की वो तो होगी सारी चीज़ें, नवाज शरीफ भी मैनेज हो गया, जरदारी साहब भी हो गए, जेलों में भी डाल, जिस पे इमरान खान साहब ने हाथ रखा इसको जेल में डालो, डाल दिया गया, तमाम वो ख्वाहिशात तो पूरी हुई हैं।
अब ये पता चल रहा है साबित कुछ हुआ कि नहीं हुआ, जेलों तक वो हमारा काम नहीं है, वो उसके बाद न्याय है, अदालतें हैं, ये उनका काम है, या प्रोसिक्यूशन का काम है वो जो करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो उनकी ख्वाहिशें थी सारी पूरी करके, बच्चे की जैसे होती है ना लाडले की, लाडला बच्चा एक होता है, और वो भी एक को मांगे चांद, उन्होंने चांद भी उतार के दिया है, उन्होंने उसमें चांद भी कमांड डाल के खान साहब को पेश किया कि ये चांद लें। अब खान साहब का मसला ये है कि वो चांद तो अपनी जगह पे, वो जो भी ईंट उठाते हैं तो आगे नदीम बाबर साहब निकल आते हैं, मतलब वो देखते होते हैं, जुल्फी बुखारी साहब निकल आते हैं, मैं वैसे नाम ले रहा हूँ और तो लंबी लिस्ट है, अपने ही लोग उनके निकल आते हैं, हर उसको जहांगीर तरीन साहब निकल आते हैं, अलीम खान साहब की ये हाउसिंग सोसाइटीज के मामलात निकल आते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है। सो उनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट है जो पीछे से सपोर्ट दे रहे थे कि जिस ग्रुप को, जिस हुकूमत को हमने सपोर्ट दिए, इसके बदले में वो ये चाह रहे थे कि पंजाब में आप चेंजेस करें, बुज़दार साहब वाली, वो इमरान खान साहब राजी नहीं है। अब जो बात आमिर साहब ने की, मेरे लिए भी डिजेस्ट करना मुश्किल है कि अरुण चौधरी ठीक है माजरत के साथ अच्छा बंदा होगा, लेकिन भाई साहब उसमें इतनी जुरत आ जाना कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बनने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बन जाए, अपने भाई को वो एमपी बनवा चुके हैं साहब, जरा इमरान खान साहब का क्लाउड यूज किया होगा, उन्होंने टिकट दी होगी, वो लेने के बावजूद जैसे वो कह रहे थे, खकवानी साहब बता रहे थे कि भाई साहब उनका भाई एमपी है और खुद वो आके उनके साथ बैठते हैं, ये मुशीर भी हैं, उनके वजीर भी साथ हैं। सवाल यह है कि आमिर साहब का सवाल था कि अगर वो नहीं क्विट कर रहे तो ये उनको फायर क्यों नहीं कर देते, अगर इनमें थोड़ी सी कोई तड़प है, कोई थोड़ी सी सारी चीजें हैं। और बाकी ये इस तरह के अलाइंसेस जो होते हैं ना, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होते हैं कि बुज़दार साहब जुर्रत नहीं कर पा रहे, अरुण चौधरी उनका अपना उनका मुशीर जिसको इमरान खान साहब की सिफारिश पर उन्होंने वहां पे लगाया हुआ है, अब या तो वो डबल क्रॉस कर रहे हैं, जैसे एजेंट्स की हम सुनते हैं वर्ल्ड सेकंड थर्ड टू वर्ल्ड कर फिल्मों में देखते हैं कि एक एजेंट है, रोग हो गया, उसकी भी कर रहे हैं, और उसकी भी जसूसिया तो इसलिए भेजा गया है कि जाए फेक करें, एक्टिंग करें, ताकि पता चले अंदर खाते पॉलिसीज क्या बन रही हैं। और जनरली और कोई ऐसी अदाकारी उन्होंने दिखा दी अरुण चौधरी ने कि सारे मुतासर हो गए कि अरुण चौधरी जो है इमरान खान साहब के खिलाफ डट गए हैं, या वही बात कि उनके पास राज हैं बहुत बड़े, लेकिन राज हैं तो क्या उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो राज हैं उनके पास सपोजली वो उनको आके कर सके, या वही नादीदा कुव्वत उन्हें कोई थोड़े से पीछे उनको सहारा दिया हुआ और इमरान खान साहब को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि भाई साहब ये वो लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं जिनके पास आपके राज भी हैं, जिनके पास बेडरूम की कुंजी थी उनके पास, वो ये कहते हैं। सो अरुण चौधरी का जाना ये बहुत सारी आर्म्स वो कहते हैं ना, एक उसकी अलार्म बेल जो है ना ये बचती हैं। और ये भी मुमकिन है, ये भी पुराने घाघ हैं, ये ग्रुप जो है बच्चे, ये भी हो सकता है कि इस तरह की गुफ्तगू करते हों उसके सामने, अरुण चौधरी के सामने, ताकि ये जाके उनको बताया कि जनाब उनके क्या क्या इरादे हैं और क्या बम तोपे चला देंगे। सो हो सकता है दोनों कैंप जो है ना वो अरुण चौधरी को यूज कर रहे हो, या अरुण चौधरी साहब दोनों कैंप्स को वो यूज कर रहे हो फॉर हिज ओन पॉलिटिकल गेन्स, स्ट्रेंथ या क्लाउड या किसको यूज कर रहे हैं इसके बारे में पता चलेगा, कुछ पता चलेगा और कुछ नहीं जो पता चलेगा उसको पता चलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नैब के हवाले से कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी जो है उसको बंद कर दिया गया, और इसके अलावा नैब ये कहती है कि रिंग रोड या इस तरह के जितने भी चीनी स्कैंडल है उसके ऊपर हम काम करेंगे। नैब के रोल के ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक बार फिर खुश आमदेद। और आमिर मतीन साहब, जिस तरह जुल्फी बुखारी साहब तो चाह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की और रिंग रोड केस में, और ये भी देख रहे हैं हम कि नैब कह रहे हैं कि हमने स्कैंडल को, इस केस को खोल लिया है, तो नैब का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, कैसे बासर शख्सियात पे हाथ डाल पाएंगे? पहले मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि आपने कहा कैप्टन सफदर के खिलाफ जो नैब ने आज केस ख़त्म किया है, ये केस था कि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा फंड थे, ये वो वाला केस ख़त्म हुआ है। जो लिविंग बियॉन्ड मींस का जो केस पेशावर में भी चल रहा है उसके अंदर उनकी जमानत हो गई है, मगर वो केस ख़त्म नहीं हुआ। उसके अंदर उनका ये MLFID थी तो लिहाजा वो ख़त्म हो गया। दूसरा एक मैं और ख़बर देता जाऊँ कि चीनी वालों के ना, ये जो चीनी कार्टेल है इनके बुरे दिन आए हुए हैं। अभी एक और इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है स्कैंडल आ गया है कि इन्होंने अफगानिस्तान का जो एक्सपोर्ट कोटा था तो 20,000 टन जो थी ना वो इन्होंने चीनी का कोटा था, इन्होंने भेजी 5,000 और 20,000 की सब्सिडी ले ली, और ये अरबों रुपए में बनती है। सो एक और ये चीनी कार्टेल के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस आ रहा है कि ये सब्सिडी जो लेते रहे हैं ये झूठ बोल के लेते रहे हैं। 5 टन भेजी गई थी, 20 टन का क्लेम डाल के
पैसे इकट्ठे कर लिए। एक और वो खबर देता हूँ। ठीक है। अब आ जाएं आप जुल्फी बुखारी और रिंग रोड पे कि वो जुल्फी बुखारी साहब डरे हुए हैं कि सम हो, हालांकि नैब के ऊपर हम बड़े नाकद रहते हैं और कोई उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट सम हो सबकी जान जा रही जुल्फी बुखारी समेत कि ये नैब ना खोले। अच्छा। आइडली तो था ना, जिस तरह वो कल साहब कह रहे थे कि पंजाब एंटी करप्शन में चले जा रहा है, वो घर की है। FIA में भी चले तो जहांगीर तरीन ने अब शोर मचाया हुआ है, क्योंकि FIA बहरहाल जो है शेख रशीद और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है कि वो कह रहे हैं जी केसेस ख़त्म करवाएं। तो अब ये आज कह रहे थे जुल्फी बुखारी साहब को, मैं सुन रहा था हामिद मीर के प्रोग्राम में, वो कह रहे थे नहीं जी ये सुप्रीम कोर्ट के जज की वो करवाएं। अपोजिशन भी यही कह रही है और जुल्फी बुखारी साहब भी यही कह रहे हैं कि जनाब ये JIT सुप्रीम कोर्ट के जज की बनवाएं, उन्हें नैब से बहरहाल डर लग रहा है। बाकी आज उन्होंने बड़ी और एक खबर क्लेम किया, उन्होंने कहा जी ये ना कहिएगा कल को कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये मारगला रोड के ऊपर जो एक्सटेंशन हो रही है, मेरी वहाँ पे प्लॉट वहाँ ज़मीन है और मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। तो ये अब उसके अंदर दो सवाल आ जाते हैं। पहली बात है कि ये रिंग रोड का नहीं है, सिर्फ रिंग रोड को जब आपने मारगला रोड के साथ मिलाना है, दूसरा स्कैंडल वहाँ पे है। एक रिंग रोड का लहदा है, ये मागला राउंड की जो एक्सटेंशन है जहाँ दोनों को मर्ज किया जा रहा है, ये उससे रिलेटेड है। सवाल ये है कि ये इनकी चेक करने की ज़रूरत ये है कि तौकीर शाह साहब और इनकी सारी ज़मीनें मौरूसी हैं या रिसेंट टाइम्स में ये 2-4 साल में इन्होंने मज़ीद ख़रीदी हैं, या जुल्फी बुखारी साहब ने ये जो कह रहे हैं कि मागला रोड पे मेरी बड़ी ज़मीनें हैं एक्सटेंशन के अंदर, तो ये खरीदी कब गई हुई हैं और इनके या इनके ख़ानदान ने, सिर्फ इनकी नहीं क्योंकि ये पूरे ख़ानदान की ज़मीनें हैं, तो किस किस ने कितनी ज़मीनें मज़ीद ख़रीदी हैं, ये एक चेक करने की ज़रूरत है। दूसरा उसका इशू ये है कि वो ये इनको इंटरेस्ट ये है कि ये पसवाद जिगजैग के ज़रिए है, तो इनका वो आता है उसके मुताबिक बनेगी, जिसके अंदर इनको एक प्राइवेट स्ट्रिप कमर्शियल मिल जाती है 1.5 किलोमीटर के अंदर, जिसकी वैल्यू वो कह रहे हैं कि वो खरबों में जाती है। सही। या CDA की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि आप इस्लामाबाद की सीधी जो जाती हैं उन बॉक्सेस के मुताबिक एक ग्रेडेड स्टेशन हटाना पड़ता है तो हटाएं, उसके मुताबिक लेके जाएं। ये 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी मेरा ये खबर मेरे पास ये है कि जुल्फी बुखारी साहब से ये प्राइम मिनिस्टर के जो 2 करीब 3 लोग थे, ये निकाह के अंदर आपको याद है सिर्फ 2 पूरी पार्टी में से PTI में से बुलाए गए थे। एक तो ओन चौधरी साहब थे, तो वो बेडरूम की कुंजी वाले, वो भी बगावत कर गए हैं, और दूसरे जुल्फी बुखारी साहब थे। सिर्फ 2 लोग इस तस्वीर में आप देखें तो ये 2 तस्वीर में थे। तो बुखारी साहब पे, जुल्फी बुखारी साहब पे सिर्फ ये वाला गुस्सा नहीं है, कुछ ज़ाती मसाइल भी थे। वो जो अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है ना शेनानिगन्स, को इनके शेनानिगन्स की वजह से भी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। प्लस ये रिंग रोड वाला भी मामला आ गया, तो इनके खिलाफ जो है आज मैं देख रहा था उनकी रंग उड़ा हुआ था। वो जो एक उनका बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता था ना, बड़ा एक फ्लेयर, वो आज बिल्कुल मिसिंग था। वो परेशान नज़र आ रहे थे, और परेशानी की वजूहत सिर्फ ये वाला नहीं है, और मसाइल भी हैं, शायद आने वाले दिनों में आपको खबर दें। सही जी। क्लासेस साहब, ये एक एनालिसिस है आमिर मतीन साहब का कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें और भी निकल के सामने आएंगी। 2-3 खबरें शेयर की हैं, तो मैं उनका देख रहा था, जावेद चौधरी साहब का कॉलम देख रहा था। वो अगर उस कॉलम को अगर लेके चलें तो फिर तो बड़ी डेंजरस चीज़ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के उससे कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। एक जुडिशल कमीशन बना दें, नैब भी कर रहा है, आपने साथ में उसको भी रखा हुआ, एंटी करप्शन को भी रखा हुआ। लेकिन कल हम काशिफ अब्बासी साहब के शो में थे, तो वहाँ पे अली नवाज जो हैं अवान साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात तजवीज़ दी जिसको मैं भी एंडोर्स करता हूँ। उन्होंने कहा इसका सारा फ्रांसिक ऑडिट करवा लिया जाए इसका पूरे रिंग रोड का, ताकि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक पता चलता जाए कि कैसे कैसे किसने किया। और वो टेपें जिनका जावेद चौधरी साहब ने जिक्र किया है अपने कॉलम में, वो टेपें भी प्रोड्यूस होनी चाहिए कि उन टेपों में क्या था जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश की गई, जिसके बाद उन्हें झटके लगे और उन्हें सदमे हुए। अच्छा ये मेरे लोग भी ये चीज़ें कर सकते हैं, तो उन टेपों भी निकलना जरूरी। ये नहीं होना चाहिए कि आपके 2-4 अपने जानने वालों की टेपें हैं, आपको पेश की गई हैं, आप उनको छुपा के रख लें और फिर कल को इंक्वायरी में के इन्फ्लुएंस जो है ना,
ये आपका टेलीफोनिक इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट पे कोई साइन लेटर तो नहीं भेजता होता ना कि मेरे लिए फलां फलां काम करो। लोग अक्सर यूज करते होते हैं, आपको फ्रांचेक करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से कड़ियाँ जो है ना मिलानी पड़ती है। सम टाइम आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो है ना वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। सो लिहाजा जुडिशियल कमीशन अगर बनता भी है, हर्ज नहीं है, बना ले, ये बड़ा मेगा आपका स्कैंडल है, लेकिन साथ में फ्रांसिक ऑडिट करवाए जहां से चीजों का पता चलना चाहिए, जाए, फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। बात ये कि तहकीकात होनी चाहिए इस मेगा स्कैंडल की। आज का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।